रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा फोकस्ड एरिया हो गया सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। सर साउंड कट कट के आ रहा है, अभी भी साउंड क्लियर नहीं है वर्षा? अभी सही आ रहा है सर। सर अभी कट कट के आ रहा था पर अभी सही चलिए नेक्स्ट इसमें है वेल मॉडल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर कुछ चार मॉडल दिए गए हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला मॉडल है फैमिलियल मॉडल, दूसरा है रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, तीसरा है अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल और चौथा है इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहला जो है फैमिलियल मॉडल, इसको बोलते हैं पारिवारिक मॉडल। इसका मतलब होता है कि जो परिवार है, जो फैमिली होती है, वो जो है बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि उसी के माध्यम से एक सोशल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनकी अभी नौकरी नहीं लगी है, तो उनके लिए एक फैमिली ही एक सिस्टम की तरह काम करती है जो उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मदद करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सबसे छोटा यूनिट जो होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल में, पहला होता है फैमिलियल मॉडल या बोलते हैं फैमिली मॉडल, पारिवारिक व्यवस्था मॉडल। ठीक है, जो बेसिक या जो इम्पोर्टेंट है सिस्टम मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआती सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली होती है, एक इंडिविजुअल के लिए। सेकंड होता है रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। इसका मतलब होता है, ये RM टेटमस के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर टू चैनल की बात करते हैं हम, जो दो इंपॉर्टेंट चैनल होते हैं, एक तो होता है फैमिली और दूसरा होता है आपका प्राइवेट मार्केट। ठीक है, नोट इस पे है कि RM टेटमस का मॉडल है या, बट इधर दूसरा नंबर लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है? RM टेटमस लिखा है ना? कहाँ पर है? फैमिलियन मॉडल में उनका नाम लिखा है, कहाँ पे लिखा है, अरे नोट्स के अंदर? तो एक मिनट। अच्छा हाँ, इसको करेक्ट करना होगा थोड़ा यहाँ, ये नीचे वाले में जाएगा आपका रेजिड्यूल वेल्थ मॉडल के अंदर। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। तो ये आपका दूसरा है रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। का मतलब होता है कि जो दो सिस्टम है, जो एक तो फैमिली है और दूसरा है प्राइवेट मार्केट, अगर दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दोनों फंक्शन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक टेम्परेरी समय के लिए, कुछ समय के लिए मदद या हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। जैसे कि कहीं पर किसी एरिया में कोई कहीं पर बाढ़ आ जाती है या सुनामी आ जाती है, किसी प्रकार का नेचुरल क्लाइमेटिक हो जाती है, तो वहाँ पर किसी प्रकार के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं, एजुकेशन, हाउसिंग या सेल्टर प्रोवाइड करना, घर, फूड प्रोवाइड कराना इमरजेंसी समय के लिए, तो वो सभी की सभी फैसिलिटी या वेलफेयर एक्टिविटी की जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। जैसे कोविड-19 हुआ या कोई भी आपदा आ जाती है अचानक से, सडन कहीं पर बाढ़ हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर ना तो मार्केट, जो प्राइवेट मार्केट फंक्शन करता है, ना फैमिली फंक्शन कर पाती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट एक टेम्पररी बेसिस पे काम करके मदद करती है। तीसरा है अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल। इसका मतलब होता है कि ये जो मॉडल फोकस करता है कि जो सोशल नीड है, दैट मस्ट बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट। लोगों की मेरिट के आधार पर, वर्क वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर उनको मदद की जाती है, हेल्प की जाती है, जैसे कि इंसेंटिव देना या फिर रिवार्ड्स प्रोवाइड करना लोगों को। ठीक है, इसको बोलते हैं इसलिए हैंड मेडन मॉडल। ठीक है, अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल। फोर्थ नंबर का है स्टेशनरी रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ द सबके लिए ये रहता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो उस टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट लोगों को मदद करती है, हेल्प करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है सभी को, स्पेशली जो लोग जो कि स्पेशली क्वालिफाइड करेंगे, उनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जैसे जो वनरेबल सेक्शन है,
तो उनके लिए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ ही यूनिवर्सल हेल्प की जाती है सभी के लिए। स्पेशली जैसे कि जो बेरोजगार लोग हैं तो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट दिए जाते हैं, या फिर कैश बेनिफिट दिया जाता है। जो लोग बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दी जाती है। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स आती हैं जो कि टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट इंश्योर करती है, तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। क्लियर है चारों? बोलिए। ओके, लिखा हुआ है इसमें, founder that is at and it is true. The industrial society is the concept of two model social welfare, the residual and the institution. देखो ये जो मॉडल है ना, ये डायरेक्टली आपके सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली लिखे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर स्पेसिफिकली सबके लिए अलग से कोई फाउंडर नहीं लिखा हुआ है। जिसका लिखा हुआ था वो मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसका मैंने चेक किया था। वो जो इग्नू के नोट्स हैं या बाकी जो नोट्स रहते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया। जिसका दिख रहा था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें है सोशल वेलफेयर सोशल सर्विस। हो गया इसमें बार बार आ रहा है। क्लियर है अनोख? ओके, अगर आपको मिल क्लियर जाए है सर। तो आप मुझे शेयर कर देना, एंड आई विल अपडेट। फिलहाल तो मुझे नहीं मिला यहाँ पर किसी किसी के साथ साथ किसका कौन फाउंडर है। जनरली ये चारों मॉडल हमारे सोशल वेलफेयर मॉडल में आते हैं, और ये अलग से एक मॉडल है, तो इसलिए वो यहाँ पर ऐड किया गया, इसलिए यहाँ पर आरएम टेस्ट में लिखा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ टर्म दी गई है, उनका डेफिनेशन है और एग्जाम्पल के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे पहला है यहाँ पर सोशल वेलफेयर सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर सर्विस और सोशल सिक्योरिटी। ये कुछ टर्म एग्जाम में आ जाती है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। देखिए सोशल वेलफेयर का मतलब मैंने कल बताया था कि जो भी वनरेबल सेक्शन है या जो डिसएडवांटेज पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वनरेबल सेक्शन होता है, उनको उनके द्वारा कुछ प्रोग्राम्स कुछ सर्विसेज दी जाती है, उनको हम बोलते हैं वेलफेयर सर्विसेज। ओके, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, पब्लिक असिस्टेंस देना, ये सभी आपका आएगा वेलफेयर सर्विस के अंदर। लोगों के भले के लिए काम करना, तो भले किसका किया जाता है? जो गरीब होगा, जो वनरेबल होगा, जो कमजोर होगा। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सभी की सभी एक्टिविटी जिनके माध्यम से इंडिविजुअल्स की या कम्युनिटी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं सभी की। तो कुछ भी हो सकता है, या जैसे कि यहाँ पर काउंसलिंग सर्विस लिखा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस लिखा है, या कोई भी सर्विस हो सकती है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर सर्विस। यहाँ पर सर्विस का मतलब होता है किसी प्रकार का इंटरवेंशन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे होमलेस शेल्टर बनाना, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स होती है, वो सभी के सभी आपके आते हैं सोशल वेलफेयर सर्विस के अंदर। उन्होंने थोड़ा सा ऐड करके यहाँ सर्विस ऐड कर दिया है। सर्विस का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक इंटरवेंशन होगा, काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट इज टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वृद्ध हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल एड दी जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वो आपका आता है सोशल सिक्योरिटी का। ठीक है, जैसे पेंशन स्कीम्स है या बेरोजगारी भत्ता है, वो सब आपका आएगा सोशल सिक्योरिटी के अंदर। ये चारों क्लियर है टर्म? वेलफेयर एंड वेलफेयर सर्विस एक जैसा लग रहा है। एक और सेकंड, देखो पहला और तीसरा सेम ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। वहां पर केवल उन्होंने सर्विस ऐड कर दिया। सर्विस का मतलब होता है काइंड ऑफ एक इंटरवेंशन। जैसे आपसे कोई बोले सर्विस देना, सर्विस देने का मतलब क्या होता है कि आप किसी प्रकार का एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपका सर्विस हो जाएगा बस। दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें।
कि जो वेलफेयर, देखो जो वेलफेयर वेलफेयर सर्विसेज होती है उनको ही हम सोशल वेलफेयर सर्विस बोलते हैं। सोशल मतलब सोसाइटी के लिए है। तो वेलफेयर सर्विस या सोशल वेलफेयर एक ही जैसा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि प्रोग्राम या इंटरवेंशन जो कि वल्नरेबल सेक्शन के लिए होते हैं, बात सही है। बस यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया स्पेसिफिक प्रोग्राम इंटरवेंशन, लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट सर्विस का मतलब हो गया एक्टिविटी, काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसका काम होता है दैट फोकस ऑन द वेलफेयर। ठीक है, लगभग एक ही जैसे। हिंदी में ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको, जैसे सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण सेवा, सेवा का मतलब क्या है, काइंड ऑफ एक्टिविटी। किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। बस आगे बढ़ा दिया थोड़ा उन्होंने। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा ये तो वही मैंने यहाँ पर देखिए कुछ अलग नहीं है, वही सोशल सर्विस, कुछ सोशल रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर दिया है। यहाँ पर एक्ट दिए गए हैं। जैसे सोशल सर्विस को लेकर के कुछ डिफरेंट एक्ट्स जो है इंडिया के अंदर आए। सेंट्रल कमीशन आया 1982 में, जो है इसका फोकस था कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना पब्लिक हेल्थ को ले में। ठीक है, इसके अलावा रॉयल कमीशन, देन दी ब्लैक कमीशन आया जो कि इसका फोकस था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये कुछ सर्विसेज हैं। इसी प्रकार से सोशल रिफॉर्म्स, इसका मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो भी सोशल इवल्स या किस प्रकार से बोल सकते हैं उनको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए सरकार के द्वारा ब्रिटिश टाइम पर इस प्रकार के रिफॉर्म लाए गए थे। सती प्रथा को बंद करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, या डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए, वो सोशल रिफॉर्म कहलाते हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक सुधार होता है। ठीक है, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे एक्ट जो है आए उस टाइम पे। कुछ बाद में फैक्ट्री एक्ट 1922, ट्रेड यूनियन एक्ट 1936, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ये कुछ डिफरेंट एक्ट आए हुए थे जिसका फोकस था सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, या जो बूढ़े लोग हैं या जो काम करते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इस प्रकार के एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है कि जो वनेबल सेक्शन है, स्पेशली सोशल वेलफेयर का फोकस है कि जैसे कि SC है, ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लास है, तो उनके लिए फैसिलिटी इंश्योर करना, जो कि सोशल वेलफेयर के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है वही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर कुछ एक्ट दिए गए हैं कि आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए बस। ठीक है, अब इसको मतलब ऐसा कोई याद नहीं करना है आपको पूरा एक एक करके पूरा पैराग्राफ, ऐसा कुछ नहीं इसमें। मैंने फर्दर ऐड कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए इस सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि कौन कौन से एक्ट लाए गए थे जो कि सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं या सोशल वेलफेयर को। इसलिए यहाँ पर लिखा है SC, NST, बैकवर्ड क्लास, इन सभी के लिए जो डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है, अनएबल सेक्शन है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से छोटे मोटे कदम उठाए गए, वो आपके सोशल वेलफेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जो लोग, जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं, या जो रिटायर्ड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, तो उनके लिए भी जो है सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जो लेबर है, वर्कर है, उनके वेलफेयर के लिए कंपनी बहुत सारे एक्ट लाए गए कंपनी को लेकर। फैक्ट्री एक्ट है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है। ठीक है, समाज सुधार का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, बदलाव करना, चेंज करना, सुधार आंदोलन चलाना, समाज सुधार। ठीक है, वो हमारे सोशल रिफॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो क्या सोशल सर्विस सोशल वेलफेयर के अंदर एक सब पार्ट है? देखिए, सब पार्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सोशल सर्विस आपका ब्रॉड है, बोल सकते हैं। ठीक है, और सोशल वेलफेयर जो होता है, देखो वेलफेयर का मतलब समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। वेलफेयर के हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल वेलफेयर, सामाजिक सुधार, सामाजिक सेवाएं या सामाजिक कल्याण। कल्याण किसका किया जाता है, अमीरों का तो कल्याण नहीं होता है ना, जो गरीबों का होता है, जो गरीब होते हैं उनके लिए होता है। तो जो सोशल वेलफेयर होगा वो हमेशा गरीब लोगों के लिए होता है, जो वनेबल हैं, जो कमजोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, किसी भी रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। ठीक है, तो आप उसको सब सेक्शन में डाल सकते हैं या अलग भी देख सकते हैं। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, उसको सेपरेटली देख सकते हैं या साथ में देख सकते हैं। ठीक है,
अनु क्लियर है? अब बोलिए। उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, वो अलग अलग टर्म है। आपको जब अगर लग रहा है कि वो आपको एक अम्ब्रेला के अंदर डाल सकते हैं तो उसको ऐड कर लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को लेकर के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इनकेस अगर दोबारा आता है तो गलती नहीं करना है। ठीक है, 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एनजीओ वगैरह होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल एड देना, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ताकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको बेहतर तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, फाइनेंशियल एड देना, टेक्निकल सपोर्ट देना, ये काम होता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का। किसी का माइक ओपन है? इसके बाद फिर 1964 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है फॉर द सोशल वेलफेयर उसको स्टार्ट किया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका 1972 है। ठीक है, जहाँ पर इसको रीडिजाइन किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर के अंदर रखा गया, इसी वेलफेयर बोर्ड को, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, इसका नाम रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, देन दैट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर। फिर 1985 में इस डिपार्टमेंट को सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया, कि जिसका फोकस था वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी ग्रुप के लिए। ओके, बैंक 1998 के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो यहाँ पर बना था 1985 के अंदर, उसको एज ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रीनेम किया गया, नाम चेंज कर दिया गया उसका। ठीक है, तो ये चार जो है ईयर आपको याद रखना है, 1998, 1985 और 1972 और 1953। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, देन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है सेपरेट मिनिस्ट्री बन गया था। उसके बाद फिर बाद 1998 में नाम चेंज करके उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कर दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको टाइमलाइन को याद रखना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं गलती ना करना बस। क्लियर? पीडीएफ में रहेगा तो आप लोग पढ़ लेना एक दो बार तो। ठीक है, ज्यादा नहीं है, जो रिवीजन पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ सेकंड वाली, उसको आप पूरा 3 और 1 से लेकर 10 तक रिवाइज कर सकते हैं आराम से 2-3 घंटे में। तो एग्जाम से पहले एक दिन पहले क्लास नहीं होगा तो आप उस दिन रिवाइज कर लेना पूरा। तो आज कितना हो गया डेट? 12 हो गया ना? तब तक हमारी यूनिट 6 हो गई। 13, 14, 15 और 16, 7, 8, 9, 10, 16 तक हमारा सभी यूनिट हो जाएगा। 18 को एग्जाम होगा। 17 को आपको जो पढ़ना है पढ़ना, अपने हिसाब से जो भी मन करे और पढ़ना, रिवाइज कर लेना जो कुछ पढ़ा होगा उतना। ज़्यादा लोड नहीं लेना होता एक दिन पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इसी को फर्दर आगे मैंने ऐड कर दिया है कि जो मिनिस्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी डिसएडवांटेज या मार्जिनाइज ग्रुप है, ओके, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी, इन सब के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करना और जिम्मेदारी ये होता है इस मिनिस्ट्री का काम। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक डिवीजन है, दैट इज प्रेम। प्रेम डिवीजन का मतलब होता है, पी मतलब प्लानिंग करना, रिसर्च करना, एवेल्युएशन करना और मॉनिटरिंग करना। ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो प्रोग्राम बनते हैं, कोई इनिशिएटिव होता है तो उसको लगातार उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना होता है, रिसर्च एक्टिविटी करनी होती है, प्रोग्राम को इवेल्युएट करना है, किस प्रकार से प्रोग्राम चल रहा है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करना, ये काम होते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये प्रेम डिवीजन जो है उसका काम होता है, PREM। एग्जाम में आया हुआ था, आप दोबारा भी आ सकता है। ये मिनिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, इनकेस अगर आ जाए तो आप लोग ध्यान देना। और स्पेशली जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि डिसएडवांटेज या मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, सोसाइटी के, उसके लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए ये जिम्मेदारी होती है इस मिनिस्ट्री की। तो दैट इज एक इसमें सेक्शन है, डिवीजन है, शेड्यूल कास्ट डिवीजन, शेड्यूल, इसके अलावा वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास डिवीजन और सोशल डिफेंस डिवीजन, ये सभी डिवीजन आपकी इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो प्लीज मेंशन। ठीक है, ओबीसी के मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की उनके विकास के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये डिवीजन काम करती है। और एसटी के लिए ये वाली डिवीजन काम करती है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिवीजन, जिसको हम अंडर सिविल बोलते हैं। एंड सोशल डिफेंस डिवीजन जो होती है वर्क, जो भी सोशल प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप इंक्लूडिंग द विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस यूज, ट्रैफिकिंग वाले जो इशू होते हैं उनको लेकर के ये डिवीजन काम करती है, इसको सोशल डिफेंस डिवीजन बोलते हैं।
ये चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले से एक बार, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, प्रेम का क्या फुल फॉर्म। अभी हो सकता है ज्यादा कुछ डिटेल में पूछना है तो पता रहना चाहिए। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा अभी इसकी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कीम चलाया गया, दैट इज NMBA। ठीक है, इसका मतलब होता है नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था इसी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो इसका काम था कि इंडिया भर में जो भी वनरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग नशा करते हैं, जो कि रिपोर्ट आती है NCB की ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए उन्होंने उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम, इनिशिएटिव, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जा जा करके, ताकि नशे को जो है, नशे को लेकर के अवेयर किया जाए लोगों को कि उसको नहीं करना चाहिए। तो ये NMBA नशा मुक्ति भारत अभियान, इसको लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर इसी मिनिस्ट्री के अंदर। तो अगर इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो क्लिक कर देना आप। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो भी हायर इंस्टीट्यूशन हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, कैंपस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर रीच आउट किया गया और लोगों को अवेयर किया गया इस सब के बारे में, इस प्रकार से जो है, अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पर कुछ एक्ट लिखे हुए वैसे ही आपके पास होंगे कंपैरिजन के अंदर, और इनकेस अगर एक दो जो छूट गया होगा तो आप यहाँ से देख करके याद कर सकते हैं। बस नाम याद रखना है इनका, ऐसा कुछ डिटेल में नहीं आएगा, इतने सारे एक्ट हैं। ठीक है, ये सोशल लेजिस्लेशन है, सामाजिक विधेयक के जो है यहाँ पर मेंशन किए, कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं। उनके बाद देख लेना, बस रटना नहीं, थोड़ा बहुत याद रहेगा एग्जाम के अंदर। आगे यहाँ पर और भी फर्दर यहाँ पर कुछ और एक्ट दिए गए हैं, कुछ कमेटी बनाई गई थी, कमीशन से, उनके नाम यहाँ पर लिखे, तो इनको आपको पढ़ना है। इसमें समझाने को कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये तो नाम आपको याद करना पड़ेगा इसे। कुछ तो कॉमन है जो कि इसमें आपको कंपाइलेशन के अंदर मिल जाएंगे, कुछ एक दो शायद अलग होंगे, हो सकते हैं। ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, जैसे महिलाओं के लिए, या जो जो लेबर होते हैं, जो अनअर्बन सेक्टर में काम करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, यूथ को लेकर के बहुत सारी कमीशन या इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, इनको पढ़ लेना। फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर कुछ की फंक्शन दिए गए हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के। वैसे तो ये जो की फंक्शन है मैनेजमेंट के हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का भी काम रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम जो PUSDCORB को हम लोग यहाँ पर भी स्टडी करते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है, फंक्शन होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये जो कि लीथर गुलिक के द्वारा इसको दिया गया था, एक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनके द्वारा डिफरेंट फंक्शंस बताए गए, और एक हर एक लेटर को, जैसे PCSDCORB, उसको लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ। पी का मतलब होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी किसी भी संस्था के द्वारा जो गोल बनाए गए हैं उनको अचीव करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, उनके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसको बोलते हैं प्लानिंग। दूसरा होता है ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी टास्क है, उनको सही तरीके से एलोकेट कर देना, जो लोग हैं उनको लेकर के किस प्रकार का आउटकम चाहिए उसको लेकर के काम करना, और जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना, लोगों को बता देना किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एलोकेट कर देना प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर भी, ये आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे, जो वर्कफोर्स है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, डेवलप करना, या जैसे कि कम है तो फिर रिक्रूट कर लेना। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनको अगर उनके पास स्किल्स नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना, लगातार मैनेज करना उसको, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर फोकस होता है कि उन सभी जो वर्कर हैं, उन जो मेंबर्स हैं, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, लगातार उनको मोटिवेट करते रहना, ताकि वो काम करें, वर्क करें, जो डिफरेंट टास्क उनको दिए गए, एलोकेट किए गए, उस पर काम कर लगातार करते रहें, जो ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किया जा सकता है। तो डायरेक्टिंग के अंदर आ जाए आपका इंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा, लगातार उनको सुपरविजन करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सभी की सभी आपके डायरेक्टिंग के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है कि
जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको लगातार कोऑर्डिनेट करते रहना, और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट ना हो। ओके, सब मिल करके कोलिब्रेट करके काम करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग एज ए टीम वर्क करें, तो उनको लगातार कोऑर्डिनेट करना होता है, ताकि सही तरीके से, हार्मोनाइज तरीके से, इंटीग्रेट तरीके से संस्था के अंदर वर्क चलता रहे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जो भी वर्क हो रहा है उसको हमको एनालिसिस करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं। फाइल आपने जो शेयर किया था सर पीसीडीआर में, सोशल एडमिशन, देखो बात एक ही है उसमें कुछ। देखो ये जो है, वैसे तो ये सोशल वेलफेयर एडमिशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सोशल वर्क के अंदर बहुत सारी ऐसे थ्योरी है या फ्रेमवर्क है या पॉलिसी है, वो सोशल वर्क खुद के नहीं है और डिफरेंट डिसिप्लिन से लिए गए हैं ना। तो ये जो है ये हमारा मैनेजमेंट का है, अगर देखा जाए उसको सही तरीके से। वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्योंकि हम इसको यूज करके सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, वो बात ही एक ही है। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कोई अलग नहीं है ना, हमारा हमारा काम तो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन सरबनी, है ना। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है कि जो पीएस डीसीआरबी है वो कैसे यूज हो सकता है। हाँ, हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, वहाँ पे ना दो ऑप्शन थे, एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन था और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो हाँ मुझे लगा कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सही होगा, बट देन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में वो था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं नहीं, देखो उसको समझिए। देखो सही ऐसा नहीं होता है कि अगर वहां पर लिखा है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो गलत नहीं लिखा है। ठीक है, वेलफेयर तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर वेलफेयर हटा भी दोगे तब भी ये फंक्शन इसी का रहेगा। मतलब फोकस तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मैनेज करना, मैनेजिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है, शुरुआत में मैंने बताया हुआ था, आप समझे नहीं पूरी कहानी। देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ये है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन करना, मैनेज करना, ये सभी डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम को। तो यहाँ पर फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अब वहाँ पर आप वेलफेयर लिख सकते हैं, कभी एग्जाम में लिखा होगा वेलफेयर, हो सकता है ना लिखा हो। ओके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट यहाँ पर दिए गए पॉइंट ये है डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज करने के लिए। और जो डिफरेंट फंक्शंस कहाँ पर होते हैं, जब हम किसी प्रकार की पॉलिसी या प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पॉइंट आते हैं जो कि मैनेजमेंट के हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एनजीओ वर्क करता है तो अपने आप में एक बड़ी संस्था होती है। ठीक है, जैसे कि जिला प्रशासन होता है। ठीक है, एक तो आपका सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया गवर्नमेंट का, एक होता है आपका जैसे कोई बड़ी संस्था है, एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी तो मैनेजमेंट की जरूरत होती है ना। जैसे कोई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स है ये हर जगह काम आ जाएंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको यहाँ वेलफेयर लिखा होगा तो वहाँ काम करेगा या नहीं लिखा होगा तो ये, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट 6 के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ को इसको लेकर के पढ़ रहे हैं। इसको हम और कहीं भी पढ़ यूज कर सकते हैं सेम, ये डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, दैट कैन बी अप्लाई इट एनी, जहाँ पर हमारा काम मैनेजमेंट का होता है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर यहाँ पर कोई टर्म नहीं लिखा होगा या फिर वेलफेयर नहीं लिखा होगा तो आपको वहाँ कंफ्यूजन होगा, वो एक ही बात है। हो सकता है सोशल भी ना लिखा हुआ, केवल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग सोशल को पढ़ रहे हैं इसलिए वहाँ पर ये टर्म हमेशा याद साथ में रहती है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग हो गया, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, गैदर की जा रही है, उसके माध्यम से जो डेटा कलेक्ट करते हैं हम या प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहे होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। बजटिंग का मतलब होता है कि जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से तैयार करना, प्रिपेयर करना। और अगर कोई प्रोजेक्ट 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसको लगातार इस प्रकार से बजटिंग करते हैं ताकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी रहे और साथ ही साथ जो वर्क फोर्स है वो भी रहे, और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसको लगातार मॉनिटरिंग करना, कितना हर साल बजट प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को जो सुनिश्चित करना, ये सभी आपके काम आते हैं बजटिंग के अंदर। ठीक है, ये जो एक्रोनिम दिया है ये काइंड ऑफ फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। ठीक, जैसे कि लास्ट में जो लिखा है वो सबसे बढ़िया बात लिखी है, दैट इज एक्रोनिम सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग
द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर इस प्रकार से जो मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसको ये एक्रोनिम दर्शाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई प्राइवेट संस्था हो सकती है, कोई भी वेलफेयर एजेंसी हो सकती है, जहाँ पर बड़े स्केल पे मैनेजमेंट करना होता है, तो वहाँ पर ये डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं वो यहाँ पर हम लोग इस फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बताइए। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट दिए हैं। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन, अच्छा ये तो एक ही, ओके, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। सेकंड यहाँ पर लिखा है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982, और तीसरा है सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 1956 का सेक्शन 25। ये दोनों एक ही है, बस इसको जो है बाद में अमेंड किया गया था इस एक्ट को, इसमें कुछ नए प्रोविजन ऐड किए गए थे, इसलिए हम इसको सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं। एक एक करके समझेंगे। चलो, पहला यहाँ पर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, ये क्या होता है बताइए आप लोग। मैंने आपको अलग से पीडीएफ शेयर किया था, उसमें मैंने मेंशन किया था। जब किसी प्रकार की सोसाइटी को रजिस्टर करना होता है तो इस एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी रजिस्टर की जाती है। ओके, अगर किसी स्टेट के अंदर चैरिटी कमिश्नर है तो वहाँ पर जो दैट इज सोसाइटी जो रजिस्टर होगी वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंतर्गत होती है। बाकी नहीं तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी बनाई जाती है। ठीक है, सोसाइटी किस प्रकार की हो सकती है, जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी है, रामकृष्ण मिशन एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बना गया है। ठीक है, मतलब सबका अलग अलग काम होता है। जैसे रामकृष्ण मिशन है तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, सोशल सर्विस देने के लिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब एक्टिविटी होती है, आपके एजुकेशनल एक्टिविटी है, हॉस्पिटल बने हैं इनके बहुत सारे, और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये रामकृष्ण मिशन का कॉलेज होता है। ठीक है, या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराना। तो ये सभी के सभी फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी जो बनाई जाती है। इसके अलावा जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका क्या काम होता है, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ब्लड डोनेशन वगैरह, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का हो गया। इसी प्रकार से आपका ये भी इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ये एजुकेशन प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है। ठीक है, रिसर्च वगैरह प्रोवाइड करना, ये सभी आपके इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में आएंगे। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो है सोसाइटी के हैं, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। इसके कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट है। पहला है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अलावा मेंबर की अगर बात करें तो 7 मेंबर चाहिए, 7 मैनेजिंग कमेटी मेंबर होने चाहिए इसके अंदर, मिनिमम रिक्वायरमेंट पर लिमिट नहीं होता है इसके अंदर। बस एवेल्युएशन एंड फीडबैक ही है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो कहाँ पर एप्लीकेशन देना होता है इसके लिए, ये आपका डन होता है एक तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मजिस्ट्रेट ऑफिस होती है वहाँ पर, और लोकल लेवल पर जो रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस होती है वहाँ पर हम एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द सोसाइटी। अगर किसी प्रकार की सोसाइटी को रजिस्टर करना है अंडर दिस एक्ट, तो इस लेवल पे हम एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नेहा कुछ बोल रहे हैं, बस एवेल्युएशन एंड फीडबैक ही है। कहाँ पर? तो तीनों एग्जाम्पल क्लियर है आपको? सोसाइटी देखो एग्जाम में अगर आएगा ना, सरप्रीत का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था क्या इसमें? तो पूरा लिखो तो मैं फिर बता पाऊंगा आपको। पहला है आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 98। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है पहला तो कि हम ये जो जब रजिस्टर करते हैं तो एप्लीकेशन कहाँ पर देते हैं, तो उसको हम देते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका स्टेट लेवल पर होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है आपका ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा मेंबर कितने होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो मेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और रूल्स ऑफ एंड रेगुलेशंस, और कौन सा एक्ट है उसके अंतर्गत इसको बनाया जाता है। तो ईयर याद रखना, ईयर भी एग्जाम के अंदर आ जाती है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं समझने के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है।
ठीक है। इवेल्युएशन एंड फीडबैक भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, वो मैंने उसमें देखा हुआ है, लेकिन वहाँ लिखा नहीं है सर ई एफ इवेल्युएशन फीडबैक ऐड हुआ है क्या सर। देखो कहीं कहीं पर लिखा हुआ है इवेल्युएशन फीडबैक ना, ये वो बात ठीक है आपकी, लेकिन नोट्स के अंदर वो जो मैंने नोट्स देखे हैं ना उसके अंदर ये फीडबैक एंड इवेल्युएशन मेंशन किया नहीं गया है, इसलिए मैंने केवल यही डाले। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ई एफ भी ऐड किया गया है कहीं कहीं पर किसी की, तो वो तो आपका ऐड है अलग से ना, तो वो अगर इनकेस अगर आता है तो आप ऐड कर सकते हो उसको, इवेल्युएशन हो जाएगा आपका मतलब फीडबैक। ठीक है, दो चीज़ और ऐड कर सकते हो उसमें, वो गलत नहीं, वो भी सही, आगे उसको फर्दर बढ़ाते हुए दो चीज़ें ऐड कर दी गई है, लेकिन वो हर जगह नहीं है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ नोट्स के अंदर केवल यही दिया गया है। तो इसके अंदर आप ई बी के बाद जो है ई और एफ ऐड कर लेना, ई का मतलब वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन करना, और आपका मतलब फीडबैक। ठीक है, सभी क्लियर है यहाँ पर, ई और एफ भी हो सकता है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। और इसमें ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हो गया। दूसरा यहाँ पर है ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जैसे कि जो भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं उनको हम इस ट्रस्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत उनको रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि टाटा ट्रस्ट है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट है, तो ये सभी के सभी आपके कहलाएंगे जो कि रजिस्टर होते हैं हमारे इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और जैसे टाटा ट्रस्ट का क्या काम होता है, जो भी फिलान्थ्रोपिक वर्क करना, सोशल डेवलपमेंट करना, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ग्रांट वगैरह देते हैं, फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आर्ट कल्चर के लिए। इसी प्रकार की इन्फोसिस फाउंडेशन है, वो भी इस प्रकार का सोशल वेलफेयर वगैरह ये लोग करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर कहीं डिजास्टर किस प्रकार का हो जाता है, नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, तो ये सभी ट्रस्ट पैसा देते हो, फंड करते हैं। ठीक है, ये सभी की सभी संस्थाएं आपकी आती है इंडियन, ये बनी है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है, तो ट्रस्ट इसमें होता है क्या कि इनकी जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इनके पास पैसा बहुत होता है, तो ये लोग कुछ जमीन या कुछ पैसा जो है, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फंड वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो उस फंड को मैनेज करने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट आर फॉर्म फॉर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी और द फंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस क्या है जो मैंने यहाँ पर बताया, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, फिलान्थ्रोपिक वर्क, फंड प्रोवाइड करना, या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना, इन सभी